और दो भुजाएं ऐसी होगी, दो भुजाएं ऐसी होगी, अगर मैं उन्हें आगे बढ़ा दूं ना तो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे जाके में कट कर देगी। दो भुजाएं तिर्यक और दो भुजाएं समांतर। उसने ये दिया है समांतर, एक भुजा ए दे दी, एक भुजा बी दे दी, और ये उसने दी है लंब दूरी। ये दो में इस x की वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई हुई और इसी x की वैल्यू में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर ज्यादा आएगा या 3 से मल्टीप्लाई होकर ज्यादा आएगा? तो आप सभी को पता है कि ये वैल्यू आएगी बड़ी, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे आएगा 6। तो ये जो है छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी भुजा होगी। अगर बड़ी भुजा पूछता तो मैं इसे सोल्व करता, और जब वो छोटी भुजा पूछ रहे तो मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ये कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है जिस पर घास उगाई जा रही है, इसका जो हिस्सा है वो क्षेत्र कितना है जिसे चुग रही है, वो क्षेत्र सिर्फ इतना ही तो है, सिर्फ इतने क्षेत्रों को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्लास नंबर 6 के साथ आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं। जो भी बच्चे हमारे युवा जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। जैसे मैंने पिछली क्लासेस ली है उससे भी बेहतरीन आज ये क्लास में लेने वाला हूं, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और बच्चों को देखते हुए ही, आप सभी दोस्तों को देखते हुए ही आज हमने अपनी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पब्लिश कर दी है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 30 डेज के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही है। 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। ठीक है भाई, तो आप लोग क्लासों का आनंद लीजिए, मजा लीजिए। ठीक है, और अपने जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश, अपनी जियो जान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज क्लास नंबर 6 में मैं बताना चाहूंगा आज हमारी क्लास जो रहने वाली है। जैसे आपको पता है कि हमारा 2D चल रहा है, ठीक है, अक्षेत्र मिति। और अक्षेत्र मिति में हमने कुछ पार्ट पूरे करे हैं, जैसे आयत का हुआ, वर्ग का हुआ, ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे हैं हमने, और इसी के साथ साथ वर्त को जाना है, अर्धवर्त को जाना है। आज की जो क्लासेस हमारी रहने वाली हैं वो हमारी अधिकतर क्वेश्चन हमारे जो है वो चतुर्भुज के रहने वाले हैं। ठीक है, और कुछ ट्रायंगल के क्वेश्चन भी इनमें इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा का पूरा सेशन आज का रहने वाला है। क्लास नंबर 6 के अंदर आज हम अपनी जो 2D है वो आज हम फिनिश कर देंगे, खत्म हो जाएगी आज हमारी 2D, और कल से हमारी 3D भी चलेगी। ठीक है, क्लास के साथ जुड़े रहिए, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपके साथ कराया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो अब आज हम बात करते हैं अक्षेत्र मिति 2D में। सबसे पहले मैं लेता हूं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए ध्यान से, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर जिसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। ठीक है, ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर। अब समांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं, समांतर रेखाएं वे कहलाती है भाई, समांतर रेखाएं वे कहलाएगी जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, मान लो कि हमने दो, ये रेखा और ये रेखा, दोनों को ऐसे अगर हम चलाते हैं तो कहीं तक भी लेके जाए ये चलती रहेगी, चाहे इधर लेके जाए चाहे इधर लेके जाए, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये हमारी समांतर रेखा कहलाती है। तो ये इसके समांतर है, ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ये इसके समांतर है। यहां तक बात समझ में आई समांतर रेखाओं के बारे में। तो समांतर रेखाओं से बनी एक क्लोज आकृति 4 भुजाओं से, तो वो एक समांतर चतुर्भुज का रूप ले लेती है भाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और आयत में सिर्फ इतना ही अंतर है, समांतर चतुर्भुज और आयत में सिर्फ इतना ही अंतर है कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हमारा होता है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, समांतर चतुर्भुज के हमारे अक्षेत्रफल की बात इसमें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो अक्षेत्रफल की बात हम कर लेते हैं भाई। अक्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का अक्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अक्षेत्रफल क्या होता है हमारा? आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। अब देखो ये तो हमारी एक तिरछी रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा एक तिरछी है, तो ये ऊंचाई तो होने देगा ही। ठीक है, इस प्रकार की रेखा को हम ऊंचाई नहीं कहेंगे। और लेकिन यहां से जब हम इसके एक शीर्ष से अगर हम लंब डालते हैं ना भाई, एक शीर्ष से अगर हम लंब डालते हैं, या फिर ये नहीं लेना चाहते तो ये ले सकते हो इधर से, तो ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, ये इसकी हाइट कहलाती है। ठीक है, और ये इसका आधार आप सभी को पता है, ये इसका आधार हो चुका। ठीक है, तो अक्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा समांतर चतुर्भुज के, तो वो होगा आधार गुना ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार गुना ऊंचाई। तो ये बात है हमारी समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूं समलंब के बारे में। ठीक है, एक हमारा होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, देखिए समझिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो इसकी दो रेखाएं तो होती है समांतर, दो रेखाएं तो इसकी समांतर होगी और दो रेखाएं इसकी ऐसी होगी जो एक दूसरे को आगे जाने पर काट देगी। यानी कि दो रेखाएं तिर्यक रेखाएं होगी, दो रेखाएं तिर्यक रेखाएं होगी, दो रेखाएं समांतर होगी जो एक दूसरे को नहीं काटेगी कभी भी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसकी पहचान के लिए। देखो ये जो दो रेखाएं है, ये वाली और ये वाली, अगर इसको चाहे मैं कहीं तक भी बढ़ा दूं ये एक दूसरे को नहीं काटेगी, परंतु ये जो रेखाएं है ये वाली और ये वाली, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं और इसको आगे बढ़ा तो यहाँ किसी बिंदु पर आगे एक दूसरे को काट देगी, तो इसको ही हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब अगर मैं ये मान लूं कि ये समांतर रेखाएं जो है, मान लो कि ये वाली तो ए है समांतर जो रेखा है, और ये वाली मान लो कि ये बी है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, और जैसे इसकी कुछ हाइट थी तो इसकी भी कुछ हाइट होगी। मान लो कि इसकी हाइट कितनी है, h है, जिसे हम लंब दूरी भी कह सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल की बात हम कर लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं, समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की मैं बात कर लूं तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा भाई देखो 1/2 a प्लस b, हम कह सकते हैं समांतर भुजाओं का योग, और गुना लंब दूरी यानी कि हाइट। सारे के सारे फॉर्मूले इस तरीके से भाई हम बता देते हैं कि आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, और जो कमी रह जाती है वो हमारी क्वेश्चन के अंदर पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझनी चाहिए चीजें कि समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, समांतर भुजाओं का योग और गुना लंब दूरी 1/2 में आगे। दोनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, जो देगा हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से उसको डिवाइड करा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर एक दो चीज और आपसे बतानी है। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज हमारा हो चुका, समलंब के बारे में हम जान चुके। ठीक है, अब हम जानेंगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने जान लिया, वर्ग के बारे में हमें पहले ही पता है, समलंब के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब हम एक सम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, और सम चतुर्भुज के साथ साथ, सम चतुर्भुज के साथ साथ जो हमारे पिछले जो फॉर्मूलाज थे उनका एक बार रिवीजन ऐसे ही मौखिक में उसका करा दूंगा। ठीक है, अब हम जानेंगे सम चतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज, देखिए सम का मतलब समान, समान भुजाओं वालों को चतुर्भुज कहलाएंगे, सम चतुर्भुज। ठीक है, समान भुजाओं वाला, समान भुजाओं वाला। परंतु आप लोग एक चीज समझिए, समान भुजाएं हमारी वर्ग की भी होगी, समान भुजाएं हमारी वर्ग की भी होगी। आप सभी को पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है और इसकी भी सभी भुजाएं समान होती है, परंतु अंतर जैसे आयत और समांतर चतुर्भुज में है ना, तो इसमें भी वही अंतर है। ठीक है, देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होने का। इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना बस। आधे पे अगर इसका एक विकर्ण में कह दूं कि 8 है तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, यानी कि आधा आधा हो जाएगा। अगर d है पूरा तो d/2 ये और d/2 ये, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को आधे आधे में काटे। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की मैं आपसे बात कर लेता हूं। ठीक है, मान लो कि इसका एक विकर्ण ये d1 ले लिया और ये वाला ले लिया मैं d2। ठीक है, 4 तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया था 4 नहीं है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की आपसे मैं बात कर लेता हूं। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2, और ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण दोनों की मल्टीप्लाई करा दो बस। या कह सकते हो, एक छोटी सी भाषा में आप लोग कह सकते हो कि दोनों विकर्णों की मल्टीप्लाई करा दो सम चतुर्भुज में। समझो बात को,
D1 और D2 की मल्टीप्लाई करा दो, एक दूसरे की गुणा करा दो, आधा कर दो, उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है? दोनों के जो विकर्ण है D1 D2 दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 2 से उसको डिवाइड करा दो, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा समचतुर्भुज का। ठीक है, अब मौखिक सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक विषम बाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो ये जांच करते हैं कि क्या वो समकोण त्रिभुज है या नहीं है। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? वो होगा जिसकी 2 भुजाओं के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा के वर्ग का एक बल होगा। ठीक है, उसके बावजूद अगर वो नहीं है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे क्षेत्रफल में? √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, और S की वैल्यू के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर्मूला S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2 का। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, यहां तक ठीक है। एक समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, तो क्या ये कह सकता हूं मैं? देखिए जरा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमने किसी का ये फॉर्मूला लिखा है क्या? अभी पीछे मैंने आपको बताया, एक तो समांतर चतुर्भुज का क्या बताया है? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज के बाद मैंने आपको बताया समलंब, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। देखो डिफरेंस सिर्फ कितना है? 1/2, सब में 1/2 मिलेगा आपको। ठीक है, 1/2 यहां भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आपको यहां भी मिल रही है, सिर्फ क्या है कि समांतर भुजाओं का योग आ जाएगा समलंब में, और इसमें खाली आधार आएगा समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन आज बहुत ही बेहतरीन लिए गए हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 1, ओके भाई। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं का मतलब एक दूसरे के कोने मिले हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, देखिए समांतर चतुर्भुज ये बना दिया मैंने। संलग्न भुजाएं या संगत भुजाएं कहलाएगी। मान लो कि ये ले ली और ये ले ली, या फिर अगर इधर से ले रहे हो तो ये साथ साथ की भुजाएं। ठीक है, ये संगत भुजाएं हमारी कहलाती है। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि संगत भुजाएं क्रम से 30 और 14 मीटर है। तो 30 मान लो ये इसकी लंबाई और 14 मान लो ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, ये संगत भुजाएं है तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर। इन भुजाओं के जो शीर्ष है ना, ये और ये, इनको मिलाने वाला जो विकर्ण है ना, ये 40 का है, ये 40 मीटर का है। ठीक है यहां तक? ठीक है भाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखो किस प्रकार से, ये हमें दे दिया 40, तो क्या ये 30 है? ये भी 30 होगी, बिल्कुल ठीक है। ये 14 है, क्या ये भी 14 होगी? यहां तक कोई दिक्कत? तो आपके पास अगर समांतर चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, क्या क्षेत्रफल होता है? मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है समांतर चतुर्भुज का, उसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? आधार गुणा ऊंचाई। अब परंतु बात ये फंस गई कि आधार तो आपके पास है, ऊंचाई कैसे निकालोगे? या तो यहां से लंब डाल लोगे नीचे, यहां से लंब डाल लोगे, वो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीका क्या रहेगा? आप लोग एक काम करो, ये वाली ट्रायंगल एक हो रही है,
ये नंबर 1, और ये वाली ट्रायंगल हो रही है दूसरी। देखो लेकिन भुजाएं समान है। देखो अगर इस वाली ट्रायंगल की मैं बात करूं, इसमें ये 30 है, तो इस वाली ट्रायंगल में भी तो ये 30 है। इस वाली ट्रायंगल में अगर ये 14 है तो इस वाली ट्रायंगल में भी ये 14 है, और विकर्ण दोनों के समान है, यानी कि तीसरी भुजा समान है। इसमें भी ये 40 है, अगर तल्ली वाली त्रिभुज में लूंगा और ऊपर वाली त्रिभुज में लूंगा तो भी ये 40 है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अब आप लोग इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हो ना, इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हो ना, तो उसका आप लोग दुगना कर देना, बस उसका आप लोग दुगना कर देना, पूरे जो समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बताइए आएगा या नहीं आएगा, कोई बात दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरे के पूरे क्वेश्चन में। भाई जब ये ट्रायंगल बराबर है, इक्वल है, भुजाएं इनकी इक्वल है, तो फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगी दो से, क्योंकि जितना इसका है उतना इसका आएगा। ठीक है भाई, अब देखो एक ये वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। एक भुजा मान लो कि ए की वैल्यू ले लो 30, बी की वैल्यू ले लो 14, और सी की वैल्यू जो तीसरी भुजा है उसे ले लो 40। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सबसे पहले आप लोग क्या चेक करो, सबसे पहले ये बात आप लोग देख लो कि हमें चाहिए क्या। जब मेरे पास तीन भुजाएं होती है ना, जब मेरे पास तीन भुजाएं होती है तो विषम बाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए एस माइनस बी। तो एस माइनस बी आगे हो गया हमारा एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का अक्षेत्रफल जब हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज हो, हमारे पास भुजाएं उसकी अलग अलग दी गई हो, ए बी सी तीनों के तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहां से मुझे ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है, परंतु मेरे पास एस नहीं है। तो एस के लिए भी मैंने आपसे फॉर्मूला बता रखा था। क्या बता रखा था? एस अगर मुझे निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़कर अगर मैं आधा कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा एस की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एस की वैल्यू निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़कर उसे आधा कर दो। ठीक है, 30 और इसको 14 को जैसे जोड़ते तो हमारे पास हो जाता है 44 और 40 ये। ठीक है, तो हमारे पास हो गए 84 को हमें 2 से करना है डिवाइड, तो हमें मिल गया है 42। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है? 42। तो अब क्या करना है, इस एस की वैल्यू के साथ एबीसी की वैल्यू सभी रख दो आप लोग। ठीक है, एस की वैल्यू 42, फिर 42 माइनस ए 12 बच जाएगा, फिर 42 माइनस 14 28 बच जाएगा, और फिर 42 माइनस 40 2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका अंडर रूट जैसे हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका अक्षेत्रफल निकल कर एक त्रिभुज का, लेकिन हमें निकालना है दो त्रिभुज, तो हम 2 से क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो इसे अंडर रूट से बाहर निकाल दो। ठीक है, जो दो दो के जोड़े हैं उन्हें बाहर ले लो। ठीक है भाई, इस 42 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं हम? देखिए 7 या 21 और 21 दूनी 42। ठीक है, और 12 को क्या तोड़ सकते हैं? 4 या 12 में। 28 को तोड़ सकते हैं 7 चौक 28 में, और 2 हमारा एज इट इज सेम मैंने रख दिया। ठीक है, अब देखो कुछ बाहर आ रहा क्या? 7 2 है तो 1 7 का आ जाएगा हमारा बाहर, 4 2 है तो 1 4 आज हमारा आ जाएगा बाहर, 2 2 है इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, और 3 है 2 1 3 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 28 ये और 6 ये। ठीक है, तो 28 गुना 6, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, लेकिन मुझे निकालना है इस पूरे समांतर चतुर्भुज का जिसमें 2 त्रिभुज इंक्लूड है, तो मैं इसमें 2 से कर दूंगा क्या? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें करोगे 6 दूनी 12, 12 की मल्टीप्लाई सीधे सीधे आप लोग 28 में कर सकते हो। ठीक है, 28 गुना 12। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत? ठीक है, देखो 12 अट्ठे 96, हासिल कितने लगे? 9। 12 दूनी 24, और 24 और हमारे पास कितना हो जाएगा? 9, तो यह हमारा 33। 336 वर्ग मीटर, 336 वर्ग मीटर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। बताइए ट्रिक अगर अच्छी लगे तो, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर यहां से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अगर इसकी एच निकालते ही यहां से लम डाल के, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी। तो ये क्वेश्चन हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लाया हूं। हो गया, चलिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पे बने हैं, एक ही आधार पे बने हैं। कह रहा है कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, वर्ग मेरे पास ये है, वर्ग मेरे पास ये है, और समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं। मान लें कि ये आधार है और यहीं से बन रहा है हमारा, यहीं से बन रहा है हमारा एक ये वाला, यहीं से बनना है हमारा एक समचतुर्भुज। ठीक है भाई, तो ये एक ही आधार पर बने हैं। हमने ये एक एंगल बना लिया है, इस प्रकार के चित्र हमने 2 ड्रॉ कर लिए हैं। इनके अक्षेत्रफलों में क्या अनुपात है, सबसे पहले आज की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर ये 2 हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर ट्रिक आपको देखिए, अगर एक वर्ग और एक समचतुर्भुज के अक्षेत्रफलों में अनुपात आपसे पूछा जाता है, अनुपात आपसे पूछा जाता है और वर्ग और समचतुर्भुज दिए गए हैं, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों में जो हमेशा हमें अनुपात अगर ज्ञात करना है, तो ये बात में अगर मैं मान के चलता हूं कि इसकी एक भुजा ए है वर्ग की, तो क्या समान जो हमारे पास है समचतुर्भुज है, इसकी भी भुजा ए ही होगी, क्योंकि जब एक ही आधार पर बने हुए हैं तो इसकी भुजा और इसकी भुजा हमारी क्या होगी, ए ही होगी। ठीक है भाई, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का अक्षेत्रफल समचतुर्भुज के अक्षेत्रफल से जब एक ही आधार पर बने हो तो हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि वर्ग का जो अक्षेत्रफल होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के अक्षेत्रफल से ये हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब वे एक ही आधार पे हो, जब एक ही आधार हो, जब एक ही आधार। ठीक है, तो जब एक ही आधार है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा किससे, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सबसे पहले क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं 1:1, ऑप्शन से हम इसका आंसर दे देंगे। दूसरा ऑप्शन है 1:2, और तीसरा अनुपात है 1:4, और चौथा अनुपात है 1 से बड़ा, चौथा अनुपात है 1 से बड़ा। ठीक है, तो अगर आपको इस ट्रिक का पता है तो डायरेक्टली आप लोग आंसर दे सकते हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, उसने पूछा है कि वर्ग का और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में मुझे बताइए कि कौन सा इनमें अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो ये तो वर्ग का है, उसने पहला नाम वर्ग का लिया है और दूसरा लिया है समचतुर्भुज का। यहां तक कोई दिक्कत? तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों के दोनों इक्वल हो रहे हैं, परंतु हमने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से, इक्वल नहीं चलेगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, वर्ग का 1 है, समचतुर्भुज का 2 है, ये तो उल्टा हो गया, समचतुर्भुज का बड़ा हो गया, वर्ग का छोटा कर दिया, जबकि वर्ग का आना चाहिए बड़ा। यहाँ पे आ जाओ, ये वर्ग का फिर 1 दे दिया, ये 4 दे दिया, अब फिर समचतुर्भुज का बड़ा होगा, तो ये भी हमारा गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर हमारा 4 बचता है, यही हमारा राइट हो जाएगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। मतलब ये है कि अगर इसका 1 आता है ना समचतुर्भुज का, तो इसका 1 से वर्ग का हमेशा ज्यादा ही आएगा, या 2 आए या कुछ भी आए, 2:1 आए, कुछ भी आए चाहे, लेकिन जो इधर वाला है लेफ्ट वाला वो हमेशा बड़ा ही होगा, ना कि छोटा। तो हम आंसर देंगे 1 से बड़ा, जब ये 3 ऑप्शन हमारे हो चुके हैं गलत। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम ऑप्शन नंबर 4 पे जाने के बाद ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आई चलिए आज 2D हमारी कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं भैया। बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी, सारे के सारे क्वेश्चन छाट के लिए है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज देखिए ये है समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं तो इक्वल होगी परंतु 90 डिग्री का कोण नहीं होने का। ठीक है, ये हमने ले लिया, मान लो कि ए बी सी और डी। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को जानते हो तो एग्जाम के अंदर ये आकृति ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा समझ में आ जाए आपकी बात। एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। कह रहा कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। मान लो कि एक अगर x है ना, तो जो दूसरा विकर्ण है
भाई ये पहला वाला विकर्ण मान लो कि D1 हो गया, और दूसरे वाला जो विकर्ण है ये पहले वाले विकर्ण का 80% है, पहले वाले विकर्ण का 80%, पहले वाला विकर्ण का x, इसका जब हम 80% निकाल लेंगे तब ये दूसरा विकर्ण D2 आएगा निकल के, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 5 आ जाएगा, 4x और बटे 5, तो ये मुझे मिला है D2 दूसरा विकर्ण। और ये पहला मेरे पास ये भी हमने मान रखा है, तो D1 भी मुझे मिल चुका है, D2 भी मिल चुका है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का अक्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का अक्षेत्रफल किसका? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि 1/2 D1 गुना D2 होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो भाई? 1/2। भाई दोनों विकर्णों की मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करा दो और 2 से डिवाइड करा दो, यही तो बताया था। इनकी 1/2 D1 गुना D2। D1 कितना है मेरे पास? x, और D2 कितना है? 4x/5। ठीक है, इसे सोल्व करो जरा। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, x और x स्क्वायर यानी कि 2/5, 2/5 और ये मुझे मिला x स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल मुझे इतना मिला। यहां तो कोई दिक्कत? आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ना, ये जो आया है, बड़े विकर्ण के वर्ग, बड़े विकर्ण, बड़ा विकर्ण D1 है या D2 है? बड़ा विकर्ण देखो यहाँ पे ये मेरे पास x है, तो x बड़ा है, 4x/5 बड़ा है, ये बड़ा है x, क्योंकि अगर इसे मैं 100 मान लू ना तो यहाँ तो 100 का 4/5वां हिस्सा है, कम ही आना है। ठीक है, तो ये x बड़ा है, तो कह रहा कि बड़े विकर्ण का, इस चतुर्भुज के बड़े विकर्ण के वर्ग, बड़े विकर्ण D1 है यानी कि x, कह रहा कि इसका वर्ग, इसका वर्ग का कितने गुना है? ये कह रहा कि ये जो क्षेत्रफल आया है ना, ये क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना है? तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये कितने गुना आ रहा है इसका? 2/5 गुना। तो क्या हम आंसर दे सकते हैं 2/5 गुना है, यही हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, जो भी ऑप्शन आपका राइट होगा उस पर आप लोग टिक लगा सकते हो, A B C D। 2/5 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज वही हमारा, चारों भुजाएं तो इक्वल होगी, परंतु वर्ग के समान नहीं होने का, क्योंकि 90 डिग्री कोण नहीं होने का। इसकी एक भुजा 5 है, ये कह रहा है कि ये 5 है, तो फिर ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। ठीक है भाई, समचतुर्भुज है तथा इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण ये ले लो या फिर ये ले लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो कोई ABCD है और ये एक विकर्ण क्या है? ये 8 है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? वो कह रहा है कि इसका अक्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग कब निकाल सकते हो? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग तब निकाल सकते हो जब आपके पास 1/2, पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास D1 हो और D2 हो। ये आप लोग देख पा रहे हो कि 1/2 D1 तो मेरे पास है, एक विकर्ण तो है मेरे पास 8, परंतु दूसरा नहीं है, परंतु दूसरा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस दूसरे को ज्ञात करे हुए और दूसरा ज्ञात करने के बाद ही यहाँ पे D2 की जगह रख पाओगे। कैसे ज्ञात करोगे बताइए, कैसे ज्ञात करोगे? देखिए मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, अगर आपको याद हो कि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का नहीं होगा, परंतु जब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे ना तो वे 90 डिग्री पे काटेंगे, और जहां पर भी 90 डिग्री पे कटता है ना, जहां पर भी विकर्ण 90 डिग्री पे कटेंगे तो वे उस विकर्ण को आपस में एक दूसरे को आधा आधा कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर ये पूरा का पूरा D है तो ये पूरा D है और विकर्ण को काट दिया तो ये D/2 हो जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से भी बताया था, पूरा का पूरा ये 8 दिया हुआ है तो 4 इधर रह जाएगा, 4 इधर रह जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने किसी प्रकार की। तो ये पूरा का पूरा अगर 8 है ना तो भाई साहब ये 4 ऊपर रहेगा और 4 रहेगा नीचे, यहां से यहां तक ये कितना है? 4।
मैं अब क्या करने जा रहा हूं, मैं इस विकर्ण को निकालने जा रहा हूं। इस विकर्ण को निकालने से पहले अगर मुझे आधा विकर्ण मिल जाए, चाहे ऊपर का मिल जाए चाहे नीचे का मिल जाए, अगर नीचे का मुझे आधा विकर्ण मिल गया उसका दोगुना कर दूंगा तो पूरा विकर्ण मिल जाएगा। अब ये आधा ज्ञात करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही ट्रायंगल में रहने की जरूरत है, बस इस ट्रायंगल को मैं सोल्व कर दूंगा। आप लोग इस ट्रायंगल इससे भी सोल्व कर सकते हो, इससे भी सोल्व कर सकते हो और इस वाली ट्रायंगल से भी सोल्व कर सकते हो। मैं नीचे वाली से सोल्व कर रहा हूं। ये 90 डिग्री कोण आ गया, ये 4 मुझे भुजा मिल गई, 5 मुझे ये मिल गई, तो मुझे सिर्फ ये निकालनी है, मुझे सिर्फ ये निकालनी है। अगर इस बिंदु को मैं ओ मान लूं तो मुझे सिर्फ ओ बी निकालनी है। ओ बी अगर मुझे मिल जाए तो उसका मैं दोगुना कर दूं तो मुझे पूरा का पूरा विकर्ण मिल जाएगा और मैं यहाँ पे D2 की जगह से पुट कर सकता हूँ। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं आई? अगर बात समझ में आ चुकी है तो थोड़ी सी बात हो रहेगी, वो भी देख लो। आप सभी को पता है जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है ना तो वो एक समकोण त्रिभुज कहलाती है। और आप सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का अगर आप लोग प्रयोग करते हो तो ये भी पता होगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गई कर्ण। बस मुझे कर्ण ही पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि कर्ण के द्वारे हम ये कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बाकी तो भुजाओं के वर्ग योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 2 भुजाओं के वर्ग योग के बराबर, 2 भुजा मतलब एक तो 4 है 16 हो जाएगा, और ये ओ बी स्क्वायर है, ठीक है। और आप सभी को पता है 5 का स्क्वायर 25, 16 इसमें तो हो जाएगा माइनस 9 बच जाएगा, और ओ बी स्क्वायर है 9 पे लग जाएगा अंडर रूट, तो 9 पे अंडर रूट में से क्या बाहर आएगा 3, तो ओ बी मुझे कितनी मिल गई 3, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी मिली मुझे 3। तो जब ये 3 है तो ऊपर भी कितना होगा 3, तो 3 और 3 मुझे दोनों की दोनों कितनी मिल गई 6। मतलब कि जो D2 है ना, जो दूसरा विकर्ण है वो कितना है, वो D2 और 6 है, तो हम D2 की जगह कितना रख सकते हैं 6। अब इसे आप लोग कैंसिल कर दो, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा और 4 6 24। तो क्या आप लोग कह सकते हो अगर सेंटीमीटर में हो जाए तो वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? पूरा का पूरा समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन भाई हीरो बना दूंगा बिल्कुल अच्छी त्रिमितीय 2D के अंदर हो या कोई सा भी चैप्टर हो, पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं होता होगा, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि अगर 4 के 4 क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। समचतुर्भुज का मतलब समचतुर्भुज हो या कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसके मैंने पूरे क्वेश्चन लिए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन समचतुर्भुज का। अब ये तीसरा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, अलग टाइप का है तीसरा क्वेश्चन, और पिछले 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हुए। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे वो त्रिभुज से आओ, समचतुर्भुज से आओ, समलंब से आओ, या किसी भी तरह के कोई सा भी क्वेश्चन आओ 2D के अंदर से, ये पूरी की पूरी मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप, और आप सभी को पता है अगर 2D की किसी ने सभी क्लासें ली है, अगर 2D की किसी ने सभी क्लासें ली है तो ये भी आपको पता होगा कि परिमाप क्या होता है, ठीक है। ये उसने इस समचतुर्भुज का 52 दे दिया। एक बार बताना चाहूंगा कि परिमाप होता है अगर एक बिंदु से आप लोग चल रहे हो और उसके चारों ओर घूम जाते हो, वापसी उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो वो उसका परिमाप होता है। और आप सभी को पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होगी। अगर एक भुजा में ए मान लो तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी है, तो टोटल वो कितना घूम जाएगा 4a घूम जाएगा। ये उसने 52 दिया है। बताओ ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अगर ये कर सकते हो तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल गई। देखिए 13 चौके 52, तो ए मुझे कितना प्राप्त हुआ 13। जब आपको ए प्राप्त हो चुका है तो आप लोग क्या कह सकते हो कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई जो है वो कितनी है 13, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी स्टार्ट हो सकता था कि समचतुर्भुज है एक जिसकी एक भुजा की लंबाई 13 है, परंतु उसने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है। उसने पहले ही कहा है कि एक समचतुर्भुज है जिसका एक परिमाप दे दिया उसने 52, तो यहां तक मुझे खुद पहुंचना पड़ा है भुजा, ठीक है। अब आगे देखिए, तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है। छोटा विकर्ण का मतलब देखो ये भुजाई कितनी दे दी उसने 13। छोटा विकर्ण इसे ले लो या इसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि मैंने ये लिया और इसकी लंबाई इसमें दी है 10। कितनी लंबाई दी है उसने इसकी 10। इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? बड़े विकर्ण की लंबाई
निकालनी है, तरीका वही लगेगा जो मैंने आपको बताया था। देखो दूसरा विकर्ण की कटिंग कराओ, ये कटिंग हुई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, ये पूरा 10 था तो यहाँ पे कितना बचा है 5, और ये आपको पता ही है 13 है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का फिर प्रयोग होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, सामने की भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अगर यहाँ पे ओ ले लो तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस कितना आगा ओ बी का स्क्वायर। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 144 बच जाएगा, 144 बराबर ओ बी स्क्वायर, और ओ बी से इधर लग जाएगा अंडर रूट 144 पे, तो ओ बी मुझे मिल जाएगा 144 किसका वर्गमूल क्या होगा 144 का 12। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ओबी निकल के आई है वो मेरे पास 12 आई है, सिर्फ ओबी, फिर ओडीबी है पूरा विकर्ण, तो तभी निकलेगा ना पूरा विकर्ण। अगर T2 की D2 की बात करो तो किस किस से मिलकर बना है, ओबी प्लस ओडी से। और आप सभी को पता है कि जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को अर्धक में काटेंगे तो जितना मेरे पास ओबी है उतना ही ओडी होगा। ओबी कितना है मेरे पास 12, तो ओडी भी कितना होगा 12। तो टोटल में लिख सकता हूँ मीटर में हो भुजा तो मीटर, और सेंटीमीटर में हो भुजा तो सेंटीमीटर। आप लोग ऑप्शन के जरिए देख पाते हो, देख सकते हो, ठीक है भाई। तो मेरे पास कितना मिल गया D2 मुझे 24, ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये समचतुर्भुज की बात यहीं पे खत्म। अब समलंब के क्वेश्चन में लाया हूं, समलंब के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लूंगा मैं समलंब के, उसी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। और 2 क्वेश्चनों के बाद यानी कि 6 लगेगा 7 लगेगा, 8वां क्वेश्चन अगर कोई पढ़ लेता है तो पूरा 2D कहूंगा कि पूरा 2D उसकी समझ में आ चुका है। 2D जो ये है ना पूरे के पूरे 2D का क्षेत्र नीति का क्वेश्चन नंबर 8 मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और आप सभी को भी ये क्वेश्चन समझना है और अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है आपकी तो ये क्वेश्चन आपका भी फेवरेट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समलंब के अंदर बात आती है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। सबसे पहले समलंब के बारे में पता होना चाहिए, समांतर भुजाएं इसकी तभी तो लाओगे। अगर ड्रॉ नहीं करना है चित्र तो आप लोग सीधा सीधा फॉर्मूले में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पता होना चाहिए फॉर्मूला। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 मीटर 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए ना। जब पता होगा तो तभी तो आप लोग रोक पाओगे क्वेश्चन को। 1/2 और मैंने लिखवाया था समांतर भुजाओं का योग और गुना लंब दूरी, यही तो लिखवाया था। समांतर भुजाएं भी उसने दी है और उसने ऊंचाई भी दी है। डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूले में रख दोगे और इसका आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे दोगे तो डायरेक्टली इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। पहली एक समांतर भुजा दे रखी है इसमें 1.5 ए की जगह रख देंगे तथा 2.5 मीटर ये बी की जगह रख देंगे, और लंबवत दूरी इसने दी है 6.5 मीटर ये एच की जगह रख देंगे। पूरे के पूरे को सोल्व कर देंगे, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वर्ग मीटर में आएगा क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालने हैं, ठीक है, खाली भुजा निकालते हैं लंबाई चौड़ाई वो मीटर में या सेंटीमीटर में निकल के आती है, ठीक है। आप सभी को पता है। एक बार मैं समलंब यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ जिसमें 2 भुजाएं समांतर होगी और 2 भुजाएं ऐसी होगी, 2 भुजाएं ऐसी होगी। अगर मैं उन्हें आगे बढ़ा दूं ना तो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे जाके मैं कट कर देगी। 2 भुजाएं तिर्यक और 2 भुजाएं समांतर। उसने ये दिया है समांतर, एक भुजा ए दे दी, एक भुजा बी दे दी, और ये उसने दी है लंब दूरी ये एच, यहां से भी ले सकते हो एच। बस ये था क्वेश्चन में, तो पता होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, समलंब में एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। अब की बार जो समांतर भुजाएं हमने ए और बी मानी थी ना, उनका अनुपात दिया है 3:5, यानी कि ये ए ये बी। अलग अलग करके अगर लूं तो 3x मान सकता हूं, और क्या आप लोग b को 5x मान सकते हो? बिल्कुल सर मान सकते हो, ठीक है। आगे देखिए
उसके बाद क्या कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है ना वो 12 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी का मतलब एक दूसरे के बीच की दूरी, यही तो लंब दूरी होती है। बीच की दूरी क्या होगी? लंब दूरी। अभी मैंने चित्र बना के दिखाया था, ठीक है। तो ये दिया है उसने 12 सेंटीमीटर। ये कितने दिया? 12 सेंटीमीटर। इस यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 हो, क्षेत्रफल उसने दे दिया है समलंब का 384 वर्ग मीटर, ठीक है। तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये जो दो भुजा ये एक्स में दिख रही है ना आपको, इनमें से छोटी भुजा कौन सी है वो निकालनी है। तो छोटी भुजा आप सभी को पता है क्या आएगी। अच्छा चलो, मैंने क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करा, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पे रखा है। बताइए क्या आएगी छोटी भुजा? बताइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहीं पे रखा है, ठीक है। बताइए छोटी भुजा कौन सी आएगी? ए आएगी या बी आएगी? बताइए। चलो ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन मैंने दिया 16, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 24, चौथा ऑप्शन दिया मैंने 32, सॉरी तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया मैंने 40। मेरे पास सोल्व नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है इसमें, सॉल्विंग नहीं है इसमें। ऑप्शन दिए हुए हैं जो ऑप्शन मैंने आपको दिया, लेकिन सोल्व नहीं है। फिर भी ये क्वेश्चन मैं करने आया था, पूरा का पूरा समझाने आया था, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में एक ऐसा तरीका आया है कि आप लोग इसे बिना करो इसका आंसर दे दोगे, बिना करो। बताइए क्या आएगा, कैसे आएगा आंसर? लिखिए कमेंट के माध्यम से, बताइए। बिल्कुल एक्यूरेट है तरीका भी। देखिए क्या है, एक चीज समझिए पूरी की पूरी। उसने कहा है कि छोटी भुजा बताइए क्या होगी छोटी भुजा। तो छोटी भुजा या तो ए आएगी या बी आएगी। भाई दो भुजा जब ये है तो इनमें से छोटी भुजा उसने कहा है, तो जब या तो ये आएगी ए छोटी भुजा या फिर बी आएगी। यहां तक बात समझ में आई है? या तो ए आएगी या बी आएगी छोटी भुजा। क्लियर? ठीक है। अब उसे निकालने के लिए मुझे छोटी भुजा को यहाँ x की वैल्यू मुझे चाहिए। जब इस पूरे क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा ना, तो मेरे पास कुछ ना कुछ x की वैल्यू निकल के आएगी। वो x की वैल्यू मैं यहाँ भी पुट करूंगा और यहाँ पर भी पुट करूंगा, तभी तो छोटी और बड़ी भुजा का पता चलेगा। x की वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब एक चीज समझिए ध्यान से, x की वैल्यू चाहे कुछ भी आए, x की वैल्यू चाहे कुछ भी आए, यहाँ पे x की वैल्यू जब समान है, यहाँ पे x की वैल्यू जब समान है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आएगी x की वैल्यू, या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा आएगी x की वैल्यू। तो आप सभी को पता है 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे x में तो ज्यादा आएगी, और जब 3 से करोगे x में मल्टीप्लाई उसी x में तो कम आएगी। तो छोटी भुजा कौन सी हुई? ये a हुई। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? सोल्व भी करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल भी डरने की जरूरत है, पूरा का क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो छोटी भुजा का मुझे पता चल गया कि ये है, परंतु अब बात कहां आ गई? अब बात ये आ गई कि जब मेरे पास वैल्यू ही नहीं है, x की वैल्यू का ही मुझे पता क्या है, तो फिर मैं आंसर कैसे दे दूं इनमें से? एक चीज और समझ लो, 3 की मल्टीप्लाई होनी है x से, 3 की मल्टीप्लाई होनी है x से। x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रख लो, x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रख लो और दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, तो वह 3 से 100% कटेगा। इस x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रख लो, जो मन में आए कुछ भी, 15 रख लो, 16 रख लो, 17 रख लो, 200 रख लो, 1000 रख लो, कुछ भी रख लो, वो 3 से डिवाइड होगा गुना होने के बाद, क्योंकि जब उसकी गुना में 3 है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 17 रख दिया, x की वैल्यू मैंने 17 रख दी, 17 दिया 51, क्या आया 51, तो 51 3 से 100% कटेगा, वही 17 आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू आएगी ना, ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो हमेशा 3 से डिवाइड होगी 100%। ये जो पूरी वैल्यू आएगी, और पूरी वैल्यू एक ही, या तो 16 है या 24 है या 32 है या 40। आप सभी को पता है ना तो 16 3 से कटे, ना 32 3 से कटे, ना 40 3 से कटे, सिर्फ 24 ही 3 से कटेगा, और यही आंसर है। यही आंसर है 100%। एक बार और समझ लीजिए, पूरी पूरी चीज एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये ऑप्शन मैं ऐसे ही रखता हूं एज इट इज, इसे मैं हटा दे रहा हूं।
अगर आप लोग ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो ट्रिक मैं मानता हूं कि आप सभी को लगाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, देखिए दोबारा लिख दे रहा हूं। a बराबर 3x, जिसकी समझ में आ चुका है क्वेश्चन वो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसने मुझे पूछा है छोटी भुजा। क्या पूछा है? छोटी भुजा। मुझे छोटी भुजा बतानी है। छोटी भुजा या तो 16 है या 24 है या 32 है या 40 है, इन्हीं में से एक है छोटी भुजा। ठीक है भाई, अब आ जाओ बात में। अब छोटी भुजा या तो ए होगी, क्योंकि ये दो भुजाएं तो है मेरे पास दी हुई, ए है या बी है, इन्हीं दोनों में से तो एक भुजा में मुझे आंसर देना है। वो कह रहा है इन दोनों भुजाओं में से जो छोटी भुजा है ना वो आंसर दे दो मुझे। ठीक है, अब छोटी भुजा में मुझे जाना है। ठीक है, तो छोटी भुजा पे जाने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू तो जरूर चाहिए। यहाँ पे छोटी भुजा पे जाने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए? तो एक्स की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रख दूं, मान ले एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी, मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व करा, एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आई। पूरे क्वेश्चन से बचने के लिए ये छोटा तरीका बता रहा हूं आपको। अगर एक्स की वैल्यू 2 आई तो 2 यहां पे रखूंगा, 5 दूनी 10, 5 से मल्टीप्लाई हुई ना इस 2 में, इस x की वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई हुई, और इसी x की वैल्यू में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो 5 से मल्टीप्लाई होके ज्यादा आएगा या 3 से मल्टीप्लाई होके ज्यादा आएगा? तो आप सभी को पता है कि ये वैल्यू आएगी बड़ी, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे आएगा 6। तो ये जो है छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी भुजा होगी। अगर बड़ी भुजा पूछता तो मैं इसे सोल्व करता, और जब वो छोटी भुजा पूछ रहे तो मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले तो मुझे। अगर आई है तो थंबनेल का निशान भेजो जल्दी से। यहां तक दिक्कत? ठीक है, अब मेरे पास कंफर्म हो गया कि ए जो है वो आंसर है, ए जो है वो आंसर है। परंतु अब बात यहां अड़ गई कि आंसर तो जरूर है सर, लेकिन एक्स की वैल्यू रखे बिना आंसर कैसे दे दूं इनमें से? यही तो बात आई ना। लेकिन इसका भी तोड़ है, इस एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी आ जाए, जो जिसकी मल्टीप्लाई में होता है ना वो उसको डिवाइड भी करता है। कुछ भी वैल्यू आप लोग लिख लो, चाहे कुछ भी। देखो मैंने यहां पे लिखा 5, इस 5 की मल्टीप्लाई में आप लोग कुछ भी लिख लो, कुछ भी वैल्यू, ये जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा ये 5 से 100% डिवाइड होगा। आपके मन में चाहे कुछ भी संख्या है वो ही लिख लो, कुछ भी। भाई मान लो मैं यहां पे कुछ भी लिख दूं, मान लो कि मैंने 18 लिखा, 18 के 5 की मल्टीप्लाई कराओ, 18 पंजे 90, तो ये जो 90 आया है ना, ये जो गुना में था ये इसको डिवाइड करेगा 100%। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई होके तो आया 90, तो जिन दो संख्याओं की मल्टीप्लाई होकर 90 आया है तो वो उनसे डिवाइड भी तो होगा। ये तो बात सिंपल सी है, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो x की वैल्यू आएगी ना, ये एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इनकी मल्टीप्लाई को 3 से डिवाइड करेगी पूरी। और इन दोनों की मल्टीप्लाई या तो आएगी 16, क्योंकि छोटी भुजा आ जाएगी x की वैल्यू रख तो, ये आएगी 24, ये आएगी 32, ये आएगी 40। और जब मैं ये कह रहा हूं कि 3 से वो संख्या डिवाइड होगी पूरी की पूरी, तो 16 तो नहीं होती 3 से, 32 नहीं होती 3 से, 40 नहीं होती, सिर्फ एक 24 ही तो बचा, तो 3 से डिवाइड होगा तो हमारा आंसर निकल के आता 24। अब बताइए, अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो फिर नहीं समझा सकता भाई कोई भी, फिर समझ में नहीं आना है अगर अब भी समझ में नहीं आया। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको पूरा का पूरा सोल्व। देखिए मुझे दिया है उसने क्षेत्रफल, और आप सभी को पता है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना लंब दूरी। समांतर भुजाएं कितनी है? 3x और 5x, दोनों का योग कहा है तो 3x और 5x जोड़ेंगे 8x। ऊंचाई दी है उसने 12, बराबर क्षेत्रफल कितना? 384। यहां से कटिंग कराओ इसकी, 2 से कैंसिल होगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इस 4 से इस पूरे को कैंसिल करा दो, 4 × 36, 2 बचा, और 4 × 24, और 12 से इसको करा दो कैंसिल, पूरा का पूरा 12 × 96। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई यहां से निकल के? 8। x की वैल्यू कितनी आई निकल के यहां से? 8। और वही तो चीज मैं आपसे समझाना चाह रहा था कि x की वैल्यू जब यहां सेम है ना दोनों जगह, तो 8 पंजे 40, ये b आगा 40, और 8 दिया 24, ये आगा 24। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। छोटी उसने कहा था, छोटी की वैल्यू का आंसर दे सकते हो आप लोग 24।
कोई दिक्कत है? बस ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जिसके लिए मैं और आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इससे भी बेहतरीन, इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, एक आयताकार अक्षेत्र दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पहले। एक आयताकार अक्षेत्र दिया है, आयताकारी, जिसकी आमने सामने की भुजाएं हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये भुजा इसके इक्वल और ये भुजा इसके इक्वल। ठीक है, इस आयताकार अक्षेत्र पे, इस आयताकार अक्षेत्र पे, पूरे क्षेत्र पे घास उगाई गई है। ठीक है, इस पूरे के पूरे आयताकार क्षेत्र पे घास उग रही है। ठीक है भाई, इस पूरे के पूरे आयताकार क्षेत्र पे घास उग रही है। यहां तक बात समझ में आई? लंबाई चौड़ाई उसने दिया, भी लिखवा रहा हूं। ठीक है, मेरी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे याद है। ठीक है, तो एक आयताकार क्षेत्र है जिसपे घास उगाई जा रही है। इस क्षेत्र के एक कोने से एक खूंटी गाड़ी गई है, एक कोने पे खूंटी गाड़ी गई है, और उस खूंटी से एक कोई भी बैल या कोई भी गाय बांधी गई है। और ये जो इसका रस्सा है ना, इसकी जो लंबाई है वो 14 मीटर है। 14 मीटर या 14 सेंटीमीटर। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ दूंगा मैं। ठीक है, ये पूरा आयताकार क्षेत्र है जिसपे घास उगाई गई है। इसके एक कोने पे एक कोई बैल या फिर गाय बंधी है, और इस रस्से की जहां तक वो जा सकती है ना, इस रस्से की जो लंबाई है वो 14 मीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस क्षेत्रफल जिस पर घास उगाई जा रही है ना, तो गाय इसके कितने घास को चर जाएगी, कितने क्षेत्रफल पे वो चर जाएगी उसके घास को। देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसका रस्सा यहां से यहां तक है, तो वो सिर्फ मान लें जब उसके गले में यहां बंध रहा है ना, तो बस वो यहीं तक की दूरी ही तय करेगा, उसके कोई जा ही नहीं सकता। जब जितनी उसकी रस्से की लंबाई होगी, सिर्फ वो उतनी दूरी पर जा सके। ठीक है, आपको खुले मैदान में कोई गाय बंधी ही देखी होगी, किसी खूंटे पर बांध देते हैं, कैसे भी जैसे बांधेंगे तो सिर्फ वो लास्ट पॉइंट तक ही जा सके, क्योंकि जहां तक रास्ता जा सकता है, और वो सिर्फ गोल घूम सकती है उसके। ठीक है, तो अगर मैं कहना चाहूं तो यहाँ कोई गाय है और वो सिर्फ कितने, यहां से सिर्फ वो एक वर्ताकार क्षेत्र को ही वो चुग सकती है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? एक वर्ताकार क्षेत्र को ही चुग सकती है, मतलब वो सिर्फ इतने क्षेत्र को ही चुग सकती है, क्योंकि सिर्फ वो वर्ताकार क्षेत्र में ही घूम सकती है जब उसने एक रस्से की लंबाई दे दी है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, यहां तक ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है जिस पर घास उगाई जा रही है, इसका जो हिस्सा है वो क्षेत्र कितना है जिसे चुग रही है, वो क्षेत्र सिर्फ इतना ही तो है। सिर्फ इतने क्षेत्र को ही तो गाय चुग पा रही है, सिर्फ इतने क्षेत्र को ही। ये तो बाहर का हिस्सा, इससे तो कोई मुझे मतलब नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल कितना है। ये पूरा क्वेश्चन है। देखो, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन पूरा ही कर दूं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई लिख दूंगा बाद में। अब देखो, ये यहां से यहां लग, इसकी वर्त की होगी त्रिज्या। क्या होगी वर्त की? त्रिज्या होगी। आप सभी को पता है, क्योंकि सेंटर से लेकर लास्ट पॉइंट तक, परिधि तक, वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहां तक ठीक? ठीक है। अब ये कोई वर्त है, सेम टू सेम ऊपर का मैंने बना दिया। ठीक है, इसके 4 हिस्से अगर मैं करना चाहूं तो इसी प्रकार तो कर सकता हूं। ये जो 2 रेखाएं दी गई है सेंटर पे मिल रही है, जो अगर इस भुजाओं को मैं आगे बढ़ा दूं और इस वाली भुजा को मैं आगे बढ़ा दूं, तो क्या इसके 4 हिस्से हो जाएंगे? एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। यहां तक कोई दिक्कत? तो इस वर्त के 4 हिस्से मुझे मिल गए, और 4 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा ही गाय चल रही है। यहां तक बात कोई दिक्कत? 4 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा ही गाय चल रही है। ठीक है, तो 4 हिस्से जो थे, ये जो पूरा वर्त था, इसका सिर्फ एक हिस्सा ही गाय चल रही है। तो 4 हिस्से मतलब जो मिलकर बने हैं, पूरा का पूरा जो वर्त मिलकर बना है, तो पूरे के पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे के पूरे वर्त का क्षेत्रफल। परंतु मुझे चाहिए इसका चौथा हिस्सा, तो हम क्या कर देंगे? 4 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? तो पूरे वर्त का अगर मैं इसका चौथा हिस्सा निकाल लू ना मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें आंसर दे देगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, एक घोड़ा, देखिए घोड़े की बात हो रही है, हम गाय की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर
गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। एक आयताकार जो इसकी लंबाई है वो 40 दी है, ये वाली, ठीक है, जबकि इनका काम नहीं पड़ा कुछ भी, और 24 मीटर चौड़ी इसका काम पड़ा है सिर्फ। देखो मुझे यही तो निकालना है, मुझे त्रिज्या चाहिए यार, और आर मेरे पास है 14, तो इनका काम क्या है 14 और 24 का, इनका काम है, और क्या काम है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। घोड़ा खेत के कितने अक्षेत्रफल को चर सकता है, इस अक्षेत्रफल के कितने भाग को वो चर सकता है ये निकालना था, ठीक है। देखो यही अक्षेत्र में ये बना दो, समझना ध्यान से, इस पूरे क्षेत्र पे घास उग रही है, वो इसकी लंबाई चौड़ाई ना दे, 40 और 24 ना दे, ठीक है, दी नहीं उसने। अब फिर कह रहा है कि वही 14 मीटर लंबी है रस्सी, वही 14 मीटर लंबी है रस्सी, ये 14 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। तो इस 14 मीटर लंबी रस्सी से ये इसके कितने क्षेत्रफल को चुगेगा जब वो लंबाई और चौड़ाई ना दे। अब देखो अगर वो नहीं देगा तो कैसे क्वेश्चन को समझोगे, नहीं समझ में आएगा कैसे। देखो जब मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता ना, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता, तो ये जो 14 सेंटीमीटर की रस्सी है ना, इसे मैं कहीं तक भी घुमा सकता हूं, ऊपर भी ले जा सकता हूं, कम भी कर सकता हूं, ये सब ऊपर पहुंच जाएगा इस भुजा से भी, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि जब ये आयत से आयत की भुजा को जब ये कट करेगा ना, इस वाली भुजा को, दोनों भुजाओं को जब वर्त कट करेगा तभी उसका मैं भाग निकाल सकता हूं पूरा कंप्लीट, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है जब ये 24 है ना पूरी की पूरी, और ये दे दी 14, तो ये 14 ना जब मैं घुमाऊंगा ना, यहां 14 लेके आऊंगा, तो मुझे पता है कि मैं ये पूरी 24 थी, तो मुझे 24 से कम ही रखना है, क्योंकि ये तो 14 ही है, ये जो वर्त है मुझे इससे ऊपर नहीं निकालना, ऊपर जाने का ही नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरी 24 है दी, और त्रिज्या है इसकी 14, तो 24 ये पूरी है, इससे मैं कम ही तो रखूंगा, ये 14 यहीं पे तो खत्म हो जाएगी, इसलिए दे रखा है, इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, जबकि इनका कुछ काम नहीं है, इसलिए यही काम है कि बच्चे जो है इसकी जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, इससे ऊपर ना निकाल दे। अगर ऊपर इस वर्त के निकाल दोगे आप लोग तो इसके इससे 4 नहीं हो पाएंगे, आप लोग इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे चौथा हिस्सा, ठीक है। इन दोनों भुजाओं को वर्त कट करना चाहिए, और इसीलिए ये 24 दी है, ये 14 हमें पता है, जब ये 14 ये 24 है तो इस 14 सेंटीमीटर की भुजा सिर्फ यहीं तक बैठेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आंसर भी निकाल दो, क्या करना है, कुछ भी ना। 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, पाई की वैल्यू आप लोग पुट कर दो, यहाँ पे 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रखे देख लो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, नीचे पहले से ही क्या है 4, आर स्क्वायर मतलब 14 है, गुना 14 2 बार, 7 से कैंसिल करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे फिर 4 को 2 आ जाएगा, 2 से फिर इसको कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, और 22 सत्य आपको पता है 154 होता है, ठीक है। सेंटीमीटर हो जाए तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से आपको बहुत ही अच्छी और शानदार क्लासों की तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं आसान, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके, लास्ट बिंदु पे पहुंच चुके हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आज की वीडियो भी 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आने चाहिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, वीडियो चाहिए जितनी लंबी। ये आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। तो जी इसके साथ हमारी हो चुकी है खत्म। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3D के साथ, तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।